दोस्तों नमस्कार। विचारधारा की लड़ाई तो होनी ही है। इस देश में आजादी के पहले से विचारधारा की लड़ाई इस देश के राजनीतिक दलों में रही है, नेताओं में रही है। और मौजूदा वक्त क्या उन्हीं परिस्थितियों को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर चुका है। और इस बार तो आजादी भी साथ है, संविधान भी अपना है, लेकिन उसके बावजूद विचारधारा की इतनी तीक्ष्ण लड़ाई इससे पहले शायद किसी के कालखंड में हुई नहीं होगी, कम से कम आजादी के बाद। क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस इस वक्त सबसे कमजोर है, सत्ता में रहते हुए बीजेपी या कहें संघ परिवार सबसे ताकतवर है। और इन सब के बीच इस देश में बिखरे हुए छत्रपों की तादाद कभी इस तरफ कभी उस तरफ अक्सर नजर आती रही है। और शायद ये परिस्थितियां इसलिए रही क्योंकि इससे पहले चुनावी जीत हार पारंपरिक राजनीति के आश्रय चलता रहा। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में अब पारंपरिक राजनीति हाशिए पर जा चुकी है? उसका कोई मतलब नहीं बचा है। यानी चुनावी जीत हार राजनीतिक तिकड़मों के आश्रय अब इस देश में संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तिकड़मों के आगे सत्ता अगर इस देश के भीतर संवैधानिक संस्थानों को अपने साथ लेकर चले, और संवैधानिक संस्थान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के चारों पिलर सत्तानुकूल हो जाएं, तो उसके बाद कौन सी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, शायद यह सवाल बीते 10 बरस से लगातार कांग्रेस के भीतर गुनगुना रहा था। अब कांग्रेस को नई इमारत मिली और नया पता 9A कोटला रोड हो गया, जो इससे पहले 24 अकबर रोड था। नई इमारत में कांग्रेस पहुंची, आज उद्घाटन हुआ। और उस मौके पर नई इमारत के बीच राजनीति का नया मंत्र राहुल गांधी ने दिया, और यह कहकर दिया कि लड़ाई कैसी है इसे आप समझ लीजिए। इस लड़ाई में आपको चुनावी जीत कैसे मिलेगी अगर चुनाव आयोग ही गड़बड़ी करने लगे तो? इस देश में किसी भी स्कैम को लेकर या किसी भी अपराध को लेकर सत्ता के खिलाफ आप कुछ भी आवाज उठाएं, उस पर कार्रवाई कैसे होगी जब इस देश के तमाम संस्थान सत्ता के लिए काम कर रहे हों और विपक्ष को अपनी जद में लेने को तैयार हो? रास्ता निकलेगा कैसे? और यह विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है और दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है। और शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी ने जितना बड़ा हमला हो सकता था सीधे किया। ना कोई लाग लपेट और ना ही कोई इस तरह की सोच जिसमें चुनावी जीत हार तय हो जाए। क्योंकि कल ही सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने इंदौर में कहा था, आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वह सिर्फ एक पॉलिटिकल आजादी थी, राजनीतिक आजादी थी। और उस आजादी के अक्स तले भारत की आजादी तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हुई। और उसके बाद राहुल गांधी का सीधे कहना था, इन्हें तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह तो देशद्रोह वाले शब्द हैं। इस देश की आजादी में जितने लोग शहीद हुए उन सभी को एक झटके में बुलाकर मौजूदा वक्त में जिस आजादी का जिक्र जिस तर्ज पर किया जा रहा है, क्या वो सब कुछ मौजूदा राजनीतिक सत्ता सिर्फ सुनेगी, देखेगी नहीं? लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने तो चुनाव भी हड़प लिया है, और चुनाव आयोग की भी वही भूमिका है। करोड़ों वोट जोड़ दिए जाते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं आता है। और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए, और खास तौर से महाराष्ट्र का जिक्र खुले तौर पर यह कहकर किया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए। ट्रांसपेरेंसी बची नहीं है। राजनीति आप कैसे करेंगे? संस्थान आपके खिलाफ हैं। लोकतंत्र के पहरुओं के तौर पर जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए वो गायब हो चुकी है। सरसंघचालक खुले तौर पर आजादी की तारीख भी बदलने की दिशा में है। संविधान माना नहीं जाता है, तिरंगे का अपमान बार बार होता है। ये सारे सवालों के साथ राहुल गांधी ने आज कांग्रेसियों को तो यह मंत्र दे दिया
कि आपकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी और व्यापक और किस तीखे तरीके से होनी है सिर्फ नई इमारत में आने के बाद, उसका एक ये अंदेशा ही है। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या अब भारत की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस दौर में राहुल गांधी सरसंघचालक को निशाने पर ले रहे हैं, उस दौर में उनके इंडिया गठबंधन के साथी आरएसएस की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं। जिस दौर में राहुल गांधी मोदी सरकार को कटघरे में तमाम संस्थानों को कब्जा करने की दिशा में बता रहे हैं, उस दौर में इंडिया गठबंधन के उनके साथी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देना चाह रहे हैं, वह भी महाराष्ट्र के मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर। ये सारे सवाल एक पर्दे की तरह है और यह पर्दा राजनीतिक तौर पर उठेगा तो किस तरीके की राजनीति इस देश के सामने आएगी, शायद आज उसका जिक्र करने की बेहद जरूरत है। क्योंकि आजादी से पहले इस देश में विचारधारा की लड़ाई टू नेशन थ्योरी की थी। एक तरफ जिन्ना और सावरकर थे जो टू नेशन थ्योरी के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ कांग्रेस थी और पूरा दूसरा विपक्ष था जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करने की भी जरूरत है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की भी जरूरत है आज जिक्र करने की, और जिसमें शायद उस समूचे विपक्ष की जरूरत है जिक्र करने की जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई। और मौजूदा वक्त में सरसंघचालक ने जब कल इंदौर में एक सभा में इस तरीके से अपनी बातों का जिक्र किया, जिससे लगा यही क्या वाकई इस देश में जो आजादी मिली उस वक्त वो सिर्फ एक तारीख है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जिक्र किया कि दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ही सच्ची आजादी माना जा सकता है। उसी दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने को उन्होंने कहा और कहा 15 अगस्त 1947 केवल एक राजनीतिक आजादी थी। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हालांकि इस पर कल प्रतिक्रिया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जरूर थी, लेकिन आज राहुल गांधी नई इमारत में नई तेवर के साथ खड़े थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा यह देशद्रोह है। आप इस देश की आजादी को खारिज कर रहे हैं, इन्हें तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। सुन लीजिए। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything to fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried.
That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. अब राहुल गांधी ने इस बात का तो जिक्र कर दिया, लेकिन इस देश के भीतर न्याय और लोकतंत्र चुनाव के आश्रय जिया जाता है। और शायद यही वो वजह है कि जिस राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर या कहें राजनीतिक चोट को लेकर या मुद्दों को लेकर इस देश में तमाम राजनीतिक दलों ने आजादी के बाद जो भी राजनीति की, उस मुद्दे को लेकर वह चुनाव के मैदान में गए। लेकिन पहली बार खुले तौर पर राहुल गांधी इस बात की दिशा में अपनी बातों को लेते चले गए कि दरअसल इस देश में चुनाव जीतना और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस तर्ज पर अगर चुनाव आयोग ही ट्रांसपेरेंट ना रहे, यानी राजनीतिक तौर पर सत्ता को लाभ पहुंचाने भर नहीं बल्कि चुनाव जिताने की दिशा में अगर चुनाव आयोग की भूमिका उभरने लगेगी, तब कोई क्या करेगा। तो तमाम वो मुद्दे जो इस दौर में कांग्रेस के सामने हैं या विपक्ष के सामने हैं, उन्हें सचेत तो होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचकर विपक्ष ने जिन जिन मुद्दों को रखा, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया। यानी भारत की राजनीति अभी तक मुद्दों को उठाती थी, उन मुद्दों के आश्रय लोगों तक पहुंचती थी, लोगों तक पहुंचकर चुनाव के मैदान में उसे मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ती थी। लेकिन एक झटके में देखिए कई ब्रेक सामने आ गए। चुनौती तो दी जा रही है राजनीतिक सत्ता को जो मौजूदा वक्त में मौजूद है बीजेपी और आरएसएस के तौर पर, लेकिन उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की परिस्थिति में देश का मीडिया गायब है। जिस संस्थानों को कार्रवाई करनी है वो संस्थान खामोशी बरते हुए हैं, क्योंकि उन संस्थानों के भीतर की नियुक्ति भी सत्ता ने ही की है। तो सत्ता के द्वारा नियुक्त अधिकारी कैसे सत्ता से सवाल कर सकता है। तो मीडिया जनता तक पहुंच नहीं रही है, संस्थान कार्रवाई करेंगे नहीं, और इन सब के दायरे में इस देश का गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं तो आ रहा है। क्योंकि गिरफ्तार कौन करेगा, क्योंकि याद कीजिए इस देश के भीतर जब आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा था तो उस वक्त होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, सरदार पटेल की रिपोर्ट हुआ करती थी जो पहली बार प्रतिबंध लगा था। और इन तमाम परिस्थितियों में इमरजेंसी के दौर में भी आइएगा तो उस दौर में भी प्रतिबंध होम मिनिस्ट्री के जरिए जो दस्तावेज सामने आए उसके बाद लगाया गया। और मौजूदा वक्त में अगर आरएसएस की भूमिका को राहुल गांधी देशद्रोही कहने से चूक नहीं रहे हैं सरसंघचालक को लेकर आजादी के दिन के मद्देनजर, तो जाहिर है ये राजनीतिक आग हलचल तो मचाएगी गृह मंत्रालय के भीतर भी, ये हलचल तो मचाएगी चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर भी, ये हलचल तो मचाएगी उन तमाम संस्थानों के भीतर जो चेक एंड बैलेंस का काम, जिनका काम होना चाहिए वो चेक हट चुका है, कोई बैलेंस बचा नहीं है। और इन परिस्थिति में सब कुछ एक पानी की तरह बहती हुई राजनीति सिर्फ एक दिशा में चलती चली जा रही है। शायद इसीलिए समझना यह भी होगा कि विपक्ष की राजनीति इस दौर में जितनी जटिल हो गई, कांग्रेस इस दौर में क्या कोई नया रास्ता अब खोजना चाह रही है। क्योंकि शरद पवार को लगता है कि आरएसएस के संगठन जैसा संगठन और उसमें शामिल स्वयंसेवक जितने प्रतिबद्ध हैं वैसा ही एनसीपी में होना चाहिए, तो वो खुलकर तारीफ करते हैं। 2 साल पहले ममता बनर्जी भी तारीफ कर चुकी है, आज शरद पवार कर रहे हैं। शरद पवार तो अब निमंत्रण देने प्रधानमंत्री को जा रहे हैं कि आप अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मान में शामिल होइए। जिस दौर में कांग्रेस जिस लड़ाई को लड़ रही है उस दौर में कांग्रेस के सहयोगी दल जो केंद्र की राजनीति या लोकसभा चुनाव, जो राज्य की राजनीति यानी विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव या फिर बीएमसी के चुनाव, उन चुनाव के इर्द गिर्द ही परिस्थितियों को अगर पलट रही है तो राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग की पूरी भूमिका को, उसके कच्चे चिट्ठे को यह कहकर सामने रख दिया कि दरअसल मसला ईवीएम का नहीं, मसला इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन द्वारा
करोड़ों नए वोटरों को जन्म देने का है और उन करोड़ों नए वोटरों को इस असार पे खड़ा किया जाता है जिससे मौजूदा राजनीतिक सत्ता को कोई बेदखल कर ही नहीं पाए, यानी राजनीतिक जीत की मोहर चुनाव से पहले उसके साथ जुड़ जाती है, तो आप करेंगे क्या? Now, I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. तो क्या कांग्रेस जिस हकीकत को बता रही है या जिस हकीकत से वह रूबरू है, उसके अपने सहयोगी भी उससे रूबरू नहीं है? या एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर भ्रम पैदा करने की आ चुकी है जहां पर विचारधारा की लड़ाई क्षत्रप लड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन उनके वोट बैंक के आसरे बनी रह जाए और कांग्रेस इससे हटकर पहली बार अपनी नई इमारत में अपने नए नेता के आसरे वह समझने की कोशिश कर रही है? या फिर राहुल गांधी समझा रहे हैं कि देखिए, समझ लीजिए और आने वाले वक्त की उस राजनीति को भी अभी से पढ़ लीजिए? क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पीछे अखिलेश यादव ये कहकर खड़े हैं कि इंडिया गठबंधन तो इसलिए बना था कि राज्यों में जो ताकतवर होगा उसके साथ हर कोई खड़ा होगा। और उधर शरद पवार कहते हैं कि जी नहीं, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के मद्देनजर बना था। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ये कहने से नहीं चूकते हैं कि दरअसल इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। और तब तक ममता बनर्जी ये कह देती हैं कि दरअसल अब नया लीडर इंडिया को चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन को चाहिए। राजनीतिक तौर पर बिखरे हुए छत्रपों के बीच कांग्रेस की मौजूदगी आने वाले वक्त की उस आहट को क्या मौजूदा वक्त में समझाना चाह रही है कि आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, जिस चुनाव में आपकी जीत तय ही नहीं है और जहां जीत है वहां बीजेपी के प्यादे या मोहरे के तौर पर आप खड़े रहेंगे? क्योंकि इस देश के भीतर में आप मौजूदा राजनीतिक सत्ता पर कोई भी आरोप लगा लीजिए, इस देश की जांच एजेंसियां उसके खिलाफ काम करेगी ही नहीं और वो विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। इस फेरिस्त में दर्जनों संस्थानें हैं, यहां तक कि 12 तो इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़े हुए संस्थान हैं जिनका काम ही इस देश में आर्थिक अपराध को रोकना होता है। और उसमें 2 टॉप मोस्ट या 3 टॉप मोस्ट की परिस्थिति जो आती है वो ईडी, सीबीआई और आईटी की आती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेट की भूमिका को ही बदल दिया गया है। यानी लड़ाई अब जो लड़ी जानी है वो लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, और जो स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर जो सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया है उससे ये लड़ाई है। अब बिना उसके आप कौन सी राजनीति कैसे साधेंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे, कम से कम यह समझते हुए मौजूदा राजनीतिक स्थिति में चुनाव को देखिए, संस्थानों को देखिए, संवैधानिक परिस्थितियों को देखिए। इन तमाम बातों का जिक्र जब किया जा रहा था तो उसके तुरंत बाद उसमें जो स्टेट शब्द था उसको बीजेपी ने अपने साथ ले लिया और कहा देखिए, कांग्रेस लड़ाई स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है, यानी वह खुद देश के खिलाफ है। लेकिन राहुल ने क्या कहा और बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, इन दोनों को सुनिए जरा। Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures.
We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो राहुल ने उस लकीर को बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि लड़ाई इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर कैसे लड़नी है या किसके खिलाफ लड़नी है, यानी उस पर्दे को ही हटा दिया। लेकिन उस पर्दे के पार जैसे ही जिक्र राहुल गांधी स्टेट शब्द का करते हैं, उस स्टेट शब्द को बीजेपी ले उड़ती है और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते थे। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों को विश्वास को धोखा देना था। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सही जो भी हुई विचारधारा को हमेशा वो ठुकराएंगे। अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आखिर में ये भी लिखते हैं, उन्होंने जो किया, जो कहा, भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विकसित करने की दिशा में जो कुछ कहा, उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस सोचती क्या है। राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई विचारधारा की क्यों होने वाली है? राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में भारत की राजनीति आपको बदलते हुए क्यों दिखाई देने वाली है? और आने वाले वक्त में एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ कांग्रेस ही आपको क्यों नजर आएंगे? ये सवाल शायद अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस वक्त भारत में बीजेपी राजनीतिक सत्ता को खोना बिल्कुल नहीं चाहेगी। बीजेपी हर उस जगह पर उस राजनीतिक दल को साथ लेकर चलेगी जो कांग्रेस का वोट काटते हो, या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का कोई साथी अगर कहीं चुनाव लड़ रहा हो तो उस वोट को काटने की दिशा में, यानी बीजेपी के खिलाफ जो ताकतें होंगी, उन ताकतों को बीजेपी मदद करते हुए उस वोट बैंक को बांटने की कोशिश जरूर करेगी जहां पर जो कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होगा। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले रहा होगा, लेकिन खुले तौर पर यह अब कहीं ज्यादा उस मंच को तैयार कर चुका है जहां पर आने वाले वक्त में इस देश के क्षत्रपों के सामने अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपने तौर पर यह मान चुकी है कि उसकी अपनी राजनीति अभी तक जो चली आ रही थी वो पारंपरिक राजनीति थी। वो मानकर चलती थी मुद्दे उठाएंगे, जनता सड़क पर होगी, सड़क से आंदोलन की शुरुआत होगी और उस आंदोलन के साथ साथ इस देश के भीतर में एक चुनावी मुद्दे के तौर पर चीजें उभर जाएंगी। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने इधर जिक्र किया, उधर एनएसयूआई के छात्र जो थे आज सड़क पर आ गए और वो गृह मंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए, ये कहते हुए कि सरसंघचालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, आरएसएस को बैन करो। बैन करो, आरएसएस को बैन करो, शर्म करो। जाहिर है ये शोर प्रतीकात्मक है, ये आंदोलन की शक्ल में नहीं है। ये कांग्रेस के भीतर अब शायद उस लकीर को खींचने की कोशिश जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे अभी भी कांग्रेस के वो तमाम संस्थान अछूते हैं जो नहीं जाते हैं कि पारंपरिक राजनीति के आश्रय इस देश की सत्ता को ना तो डिगाया जा सकता है और ये अपने आप में भ्रम ही होगा कि आप
राजनीतिक तौर पर जीवित है, क्योंकि आप लोकतंत्र के तहत विरोध कर रहे हैं, सवालों को खड़ा कर रहे हैं। तो इसके आगे की राजनीति क्या करेगी और इसके आगे की राजनीति कहां जाती है? शायद यही वो सवाल है जिस सवाल का जवाब भारत जोड़ो यात्रा के वक्त इस देश के सामने निकल कर आया था, क्योंकि उस दौर में भी तमाम संस्थान और मीडिया हाउस राहुल गांधी को दिखाने की स्थिति में नहीं थे और वैचारिक तौर पर और चुनावी जीत के आसरे वो सत्ता के साथ थे, सत्ता यानी बीजेपी और संघ की सत्ता। तो क्या मौजूदा वक्त में पारंपरिक राजनीति को छोड़कर अब कांग्रेस और उनके तमाम संगठन और नेताओं को यह सोचना होगा कि इस देश के भीतर जिस राजनीतिक सत्ता को वो चाहते हैं वो सत्ता राजनीतिक आंदोलन से नहीं निकलेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को जनता से जोड़कर साथ लेकर चलने की परिस्थितियां पैदा करने से निकलेगी। क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? एक बार फिर वो तैयार है? सवाल अब एक बार का बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि यह लगातार परिस्थितियों को पैदा करना ही होगा, अन्यथा जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी कर गए और जिस दिशा में आरएसएस सोचती है, जिस दिशा में बीजेपी भी सोचा करती थी, और इस दौर में राजनीतिक सत्ता के लिए उसे जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पे उतरना पड़ गया। कितना वक्त लगेगा और कितना लंबा वक्त चाहिए जिसमें यह बात तय हो जाए कि आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, चुनावी तौर पर भी नहीं हरा सकते हैं? तो जो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि देखिए 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे, तब नया सीएसी होगा, तो भूल कर रहे हैं, क्योंकि सीएसी की नियुक्ति भी तो सरकार को करनी है। और जब सीएसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह सवाल गया था कि दरअसल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सत्ता की कैसे चलेगी, क्योंकि सरकार अगर नियुक्त करेगी तो वो शख्स जो नियुक्त हुआ है वो सरकार से कैसे सवाल पूछ पाएगा, अगर सरकार गलत है तो भी। तो संसद से कानून बनाकर सरकार ले आई और उसने ये ताकत अपने हथेली में रख डाली। तो बहुमत की ताकत और इन परिस्थितियों में राजनीति साधने की सोच कांग्रेस को क्या इस रास्ते को पकड़ने की दिशा में अब राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं। और ये ट्रेनिंग नई इमारत के नए भाषण के बीच शुरुआत हो चुकी है, और यह सोच शायद इस देश के छत्रपों के भीतर कब कैसे किस रूप में आएगी इसका भी इंतजार किया जाएगा। या एक ऐसी परिस्थिति इस देश में आ ही गई है जहां पर एक वैचारिक लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसके बीच में कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि संविधान, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार करते हैं, वही आकर क्या खड़ा हो गया। शायद हां, शायद नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ही मुद्दा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए इस देश में लोकतंत्र खोजा जा रहा है, संप्रभुता खोजी जा रही है, और राजनीतिक संघर्ष के दायरे में चुनाव भी हड़प लिया गया है। यह आरोप आज खुले तौर पर लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।